स्टूडेंट्स, अब तक हमने देखा था कि सेल जो होती है वो प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक सेल के सेल एनवलप के बारे में हमने डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था। सो सेल एनवलप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, इस सेल एनवलप में हमने एक छोटा सा डायग्राम भी देखा था जिसके अंदर आपको 3 कंपोनेंट्स मिलते हैं। सबसे बाहर एक होगा, उसके बाद सेकंड, एंड देयर विल बी द थर्ड इनर मोस्ट। हमने डिस्कस करते हुए सबसे पहले अंदर का स्टडी किया था, बट एक्चुअली हम जब स्टडी करते हैं तो सेल एनवलप को बाहर से अंदर की तरफ स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम बाहर के लेयर के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सो आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोकैलिक्स। इट इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोकैलिक्स। स्कूल में आपने पढ़ा होगा फ्लावर के जो फ्लोरल वॉल्स होते हैं, आउटर कैलिक्स, फिर करोला, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम। तो कैलिक्स मोस्टली एक आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट कवरिंग की तरह होता है, जो यहाँ पर भी है। दैट इज द ग्लाइकोकैलिक्स, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल। ये जो सबसे बाहर की सेल है ये बनी होती है, आइदर इट इज मेड अप ऑफ म्यूकस, और अब म्यूकस क्या है, पहले म्यूकस के बारे में देखो। म्यूकस मतलब ये एक चिपचिपा सब्सटेंस होगा जो हमारे नाक से भी आता है। दैट म्यूकस सब्सटेंस इट हेल्प्स इन अटैचमेंट और एडहेरेंस। तो ये एक तो म्यूकस से बना होगा, या फिर ये बना होता है पॉलीसैकेराइड से। ये बना हो सकता है पॉलीसैकेराइड से। पॉलीसैकेराइड्स मतलब क्या, दैट विल बी दी पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारे पास, तो कार्बोहाइड्रेट्स में छोटे छोटे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज एक दूसरे से जब लिंक होता है तो बहुत बड़ा एक मॉलिक्यूल बनेगा, दैट इज द पॉलीसैकेराइड। तो ऐसे पॉलीसैकेराइड से ये बना हो सकता है। ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये क्या करेगा, इसका फंक्शन जी, एक फंक्शन इसका होगा प्रोटेक्शन। हमेशा याद रखो, कोई भी सेल पे अगर सबसे बाहर का कोई लेयर है, सबसे बाहर की कवरिंग है, तो वो डेफिनेटली प्रोटेक्टिव होगा। अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होता है प्रोटेक्टिव, और अगर एनिमल सेल है तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव होगा। बट अगर हम बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे बाहर का लेयर ग्लाइकोकैलिक्स एक प्रोटेक्शन का काम करता है। इसके अलावा इसका दूसरा फंक्शन होता है एडहीजन। एडहीजन, यस, ये टर्म बहुत सारे लोग पहली बार सुन रहे होंगे, एडहीजन। देखो अब इसके लिए एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको। एक पानी का ग्लास है या फिर ये चाय का कप है। चाय के कप के अंदर आपको चाय के मॉलिक्यूल्स होंगे जिसके अंदर आपको शुगर होगा, उसके बाद टी के मॉलिक्यूल्स होंगे, पानी होगा। तो ये सभी मॉलिक्यूल्स एक साथ रहेंगे। सम पानी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो पानी होगा वो पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे H2O। H2O के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, देखो मैं आपको यहाँ पे 2 फोर्सेस के बारे में बताना चाहता हूँ। ये देखो, ये है वाटर के मॉलिक्यूल्स, दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव फोर्सेस भेजेंगे। सिंपल है, ग्रेविटेशन कोई भी 2 पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट होता है और 2 पार्टिकल्स एक दूसरे को खींचेंगे, दैट इज अ ग्रेविटेशन। तो ये ग्रेविटेशन 2 चीजों में हो सकता है, एक तो दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, या फिर वो प्रेजेंट होगा एक वाटर मॉलिक्यूल और आपके कप के वॉल के ग्लास के बीच में। तो सबसे पहला ये देखो, ये है कोहिजन। याद रखो, कोहिजन मतलब दिस इज अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर फोर्सेस, सिमिलर मॉलिक्यूल्स। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेविटेशन बिटवीन 2 सिमिलर मॉलिक्यूल्स। दूसरा होता है, अगर एक वाटर मॉलिक्यूल और आपके ग्लास के कप के वॉल के बीच में अगर कोई फोर्स है, अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशन है, तो इसे कहा जाता है एडहीजन। दिस इज कॉल्ड एज द एडहीजन। आपको बहुत बार ये दोनों टर्म्स आने वाले हैं, याद रखो। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है, बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल को दूसरे सेल के सरफेस पर अटैच करने के लिए होता है। अगर दूसरे सरफेस है, इट इज अदर डिफरेंट सोर्स, तो इसे हम कहेंगे एडहीजन। तो याद रखने के लिए ऐसा याद रखो, एड, डी फॉर डिफरेंट। अगर डिफरेंट सरफेसेस है, डिफरेंट सरफेस के बीच में अगर अट्रैक्शन है तो उसे कहा जाएगा एडहीजन। अगर सिमिलर है तो कोहिजन। ये हमें बाद में आने वाला है, हम तब और अच्छे से इसको पढ़ेंगे।
ठीक है, तो ये हो गए इसके दो फंक्शंस, एक है प्रोटेक्शन टू द बैक्टीरियल सेल एंड सेकंड एडहेजन टू द डिफरेंट सरफेसेस लाइक अ सेल। एक कोई होस्ट सेल होगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म का सेल होगा तो वहां अटैच करेगा। अब हम देखेंगे कि इस लेयर में क्या टाइप्स होंगे, टाइप्स ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। अब टाइप्स में एक्चुअली क्या होगा, पहला, अगर वो थिन है तो देयर विल बी अ स्लाइम लेयर। इतना याद रखो कि अगर कोई बैक्टीरिया एकदम सिंपल है, कोई प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसमें एक थिन लेयर है, तो थिन लेयर अगर है तो उसे हम कहेंगे स्लाइम लेयर, जो थोड़ा चिपचिपा होगा, जो सिर्फ एक पतला लेयर होगा। दूसरा, अगर वो थिक हो जाता है तो हम उसे कहेंगे कैप्सूल, उसे हम कहेंगे कैप्सूल। यस, आपने टैबलेट्स के ऊपर जो देखा है, कैप्सूल होता है, कवरिंग होता है जो थोड़ा थिक है, उस टैबलेट के कंटेंट्स को वो बचा के रखता है, प्रोटेक्ट करता है। तो यहां पर आपको ग्लाइकोकैलिक्स के दो टाइप्स मिलेंगे। मींस कभी इस बैक्टीरिया की सेल अगर थोड़ी वीक है और इसमें अगर थोड़ा पतला लेयर है तो वो क्या होगा, स्लाइम लेयर। अगर वो थिक है ज्यादा तो वो होगा कैप्सूल। दोनों में से एक होगा, दोनों मोस्टली नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है, स्लाइम लेयर का काम क्या होगा। स्लाइम लेयर अगर थिन है, ये ज्यादा प्रोटेक्शन तो नहीं देगा। ये क्या करेगा, इट विल प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। ये क्या करेगा, लॉस ऑफ वाटर का प्रिवेंशन करेगा। ये प्रिवेंट करेगा कि पानी उसमें से लूज ना हो जाए। सिंपल है, बहुत सारे हमें पता है कि जब डिहाइड्रेशन होता है, जैसे मुझे भी अभी पंखा शुरू नहीं है तो क्या हो रहा है, बॉडी से पानी बाहर जा रहा है। ये हमारा बॉडी का मैकेनिज्म है, हमारा सिस्टम को कूल डाउन करने के लिए। मगर बैक्टीरियल सेल एक ही है, अगर उससे पानी बाहर चला जाए तो उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और उसमें पानी कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये स्लाइम लेयर क्या करता है, वाटर लॉस प्रिवेंशन करता है। सिर्फ वाटर लॉस नहीं, वो प्रिवेंट करेगा लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू। मतलब जितना भी फूड उसने लिया है वो बाहर नहीं जाना चाहिए, तो वो न्यूट्रिएंट्स का भी लॉस नहीं होने देता। ये हो गया फंक्शन ऑफ स्लाइम लेयर। अब देखो फंक्शन ऑफ ये क्या होगा, कैप्सूल। कैप्सूल थोड़ा थिक है, ऑब्वियसली ये फंक्शन इसके है ग्लाइकोकैलिक्स के। कैप्सूल थोड़ा थिक है तो ये क्या करता है, पहले तो ये स्टिकी होगा ज्यादातर। यस, दिस इज द स्टिकी लेयर। और अगर ये स्टिकी है तो ये ज्यादातर एडहीजन के काम में आता है। दिस हेल्प्स इन एडहीजन, ये एडहीजन में काम में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। याद रखने वाली चीजें क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये बाहर की कवरिंग सेल एनवलप का लेयर होता है। ये ग्लाइकोकैलिक्स आइदर म्यूकस से बना है या पॉलीसैकेराइड से बना है। ये प्रोटेक्ट करता है और एडहीजन को हेल्प करता है आपके सेल के अंदर। और उसके दो तरह के लेयर्स हो सकते हैं, टाइप हो सकता है, आइदर इट विल बी थिन स्लाइम लेयर या फिर वो थिक होगा कैप्सूल। दोनों का काम भी सेम है ऑलमोस्ट। सिर्फ वो अगर थिक नहीं है तो वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए वो एडहेजन के लिए काम में आएगा। और अगर कैप्सूल है तो वो स्टिकी है, चिपचिपा है, हमने देखा है म्यूकस उसमें होगा या फिर पॉलीसैकेराइड होगा, राइट। एडहेजन मतलब इट इज अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, जैसे पानी है और ग्लास है। और ये होता है कोहिजन। कोहिजन इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स। इन दोनों का फायदा क्या है, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ आपको। जब आप पानी के ऊपर देखते हो, छोटे कीड़े होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं, पानी के अंदर डूबते नहीं है, तो वो कैसे होगा। जनरली पानी के ऊपर दोनों फोर्सेस एक्ट करते हैं, पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचते हैं, वैसे ही पानी उस सरफेस को उसकी तरफ खींचता है। तो ये फोर्सेस इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि वो एक थिक या मतलब ऐसा लेयर बनाएंगे। तो ये जो लेयर बनता है वो लेयर उस कीड़े के वजन से ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। मींस forces between these will be more stronger than weight of that small organism। तो ये वहां पे फंडा काम में आता है। the next thing is, अब हम दूसरे लेयर की तरफ जाएंगे जो है सेल वॉल। अब सेल वॉल के बारे में एक्चुअली हम यहां ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बिकॉज एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल से रिलेटेड ज्यादा डिस्कशन हम करने वाले हैं। फिर भी सेल वॉल, सेल वॉल इट इज अ सेकेंड मोस्ट, आउटर या फिर इनर, दोनों से अगर आप जाए तो सेल वॉल दूसरा लेयर होगा। सेल वॉल इट prevents bacteria from drying desiccation, it prevents bacteria from the external compressive things। मतलब अगर बैक्टीरिया को मरना नहीं है ना तो उसका सेल वॉल उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। सेल वॉल उसे शेप प्रोवाइड करेगा, सेल वॉल इट प्रोवाइड्स शेप।
क्योंकि बैक्टीरियल सेल के अंदर कुछ है ही नहीं, अंदर बहुत ज्यादा सेल ऑर्गेनेल्स तो होते नहीं है, सिर्फ सेल वॉल होगा, तो ये सेल वॉल उसे प्रोटेक्ट करता है। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज फॉर्म्ड बाय, ये बनता है पेप्टिडोग्लाइकान्स। पेप्टिडोग्लाइकान्स, ये नाम आपको याद रखना है। दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकान। सिंपल है, इसमें दो वर्ड्स है, एक है पेप्टाइड मतलब प्रोटीन्स और दूसरा है ग्लाइकान्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, राइट। तो ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बना हुआ पॉलीमर होता है जिससे सेल वॉल बनता है। पेप्टिडोग्लाइकान आपको याद रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, पेनिसिलिन। आपने पेनिसिलिन के बारे में सुना होगा। पेनिसिलिन इज द एंटीबायोटिक, ये बहुत पहले इन्वेंट किया गया एंटीबायोटिक था। ये एंटीबायोटिक बैक्टीरियल सेल को मारने के काम में आता है। तो वो एग्जैक्टली क्या करता होगा, देखो पेनिसिलिन क्या करता है, इट प्रिवेंट्स पॉलीमराइजेशन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकान। पॉलीमराइजेशन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकान मतलब पेप्टिडोग्लाइकान्स का जो पॉलीमराइजेशन होता है वो प्रिवेंट करता है। मतलब ऐसे क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर्स बनते हैं और उससे सेल वॉल बनता है। पेनिसिलिन ये होने नहीं देता। इस वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनती। बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनी मींस दैट बैक्टीरिया विल ड्राई आउट और वो मर जाएगा, राइट। द नेक्स्ट थिंग, अब हम देखेंगे कि बैक्टीरिया की सेल वॉल से रिलेटेड और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें पढ़ने को मिलेंगी। सबसे पहला है बैक्टीरियल सेल वॉल, इट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स आपको मिल सकते हैं। तो ये क्या है और ये क्यों जरूरी है, देखो बैक्टीरिया के सेल वॉल का कंपोजिशन मतलब वो किससे बना है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे बैक्टीरिया एक केमिकल से बना होगा, उसे मारने के लिए एक स्पेसिफिक दवाई होती है, स्पेसिफिक ड्रग होती है। जैसे अगर मुझे किसी को गोली मारना है तो मैं मर जाऊंगा बिकॉज मेरे पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है। बट अगर किसी के पास बुलेट प्रूफ जैकेट है तो उसे गोली से नहीं मार सकते हो, उसे पत्थर भी मारा तो लगेगा। द रीजन बिहाइंड दिस इज मैकेनिज्म, कि मुझे प्रोटेक्शन के लिए क्या है और उस दूसरे आदमी को प्रोटेक्शन के लिए क्या है। जैसे बुलेट प्रूफ ग्लास है, वो बुलेट से तो नहीं ब्रेक होगा बट किसी और सोर्स से आसानी से ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी है वो जानना बहुत जरूरी है ताकि आप बैक्टीरिया को मार सको। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिंपल प्रोसेस है जिसका नाम होता है ग्राम स्टेनिंग। और ये ग्राम स्टेनिंग बहुत जरूरी है। ग्राम स्टेनिंग आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्टेन क्या है ये पता होगा। लड़कियों को ज्यादातर पता होता है कि स्टेन क्या है। स्टेन मींस कलर। तो स्टेनिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर हम उस बैक्टीरिया के ऊपर कुछ कलरिंग एजेंट लगाते हैं। ये प्रोसेस इन्वेंट किया था, मतलब इन्वेंट मींस दिस प्रोसीजर वाज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय क्रिस्टियन ग्राम। इसीलिए उसके नाम के ऊपर उसे नाम दिया गया है ग्राम स्टेनिंग। बहुत सिंपल है, देखो ग्राम स्टेनिंग में क्या होता है, एक ग्राम स्टेन होता है, एक लिक्विड है, कलरिंग एजेंट है। हम क्या करेंगे, 100 बैक्टीरिया में से समझो हमारे पास दो अलग अलग तरह के 100 बैक्टीरिया है। हम क्या करेंगे, दोनों बैक्टीरिया को ग्राम स्टेन के अंदर डुबाएंगे। तो इसके अंदर ग्राम स्टेन है, इसके अंदर ग्राम स्टेन है। उसके बाद हम उसे बाहर निकालकर वॉश कर लेंगे। जब आप वो बैक्टीरिया वॉश कर लोगे विद स्पेसिफिक एजेंट्स तो क्या होगा, कुछ के अंदर वो ग्राम स्टेन रह जाएगा, वो ब्राउनिश रेड कलर के होंगे, और कुछ के अंदर वो ग्राम स्टेन नहीं होगा, उनको कोई भी कलरिंग एजेंट नहीं रहेगा। इसका मतलब ये बैक्टीरिया जो ए स्पीशीज था और ये बी है, तो ए स्पीशीज वाले बैक्टीरिया के सेल में कुछ ऐसा है, सेल में मीन सेल वॉल में कुछ ऐसा है जो क्या करता है, ग्राम स्टेन एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब ये ए वाले पूरे अलग होंगे, बी वाले पूरे अलग होंगे। ऐसे हम बैक्टीरिया को दो बड़े ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है ग्राम
पॉजिटिव बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन एब्जॉर्ब करते हैं, दूसरा है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करते। तो दोनों बैक्टीरिया के लिए ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। मींस जो ग्राम पॉजिटिव है वो स्पेसिफिक ड्रग से मरेंगे क्योंकि उनकी सेल वॉल एक अलग मटेरियल से बनी है। ग्राम निगेटिव वाले अलग से मरेंगे बिकॉज उनकी सेल वॉल किसी अलग कंपोनेंट से बनी है। तो ये था ग्राम स्टेनिंग के बारे में, ये था सेल वॉल के बारे में। एक्चुअली सेल वॉल सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर है ऐसा नहीं है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, सेल वॉल कुछ फंगस के अंदर भी होता है, सेल वॉल कुछ प्रोटिस्टा के अंदर भी है। तो ये जो बाकी की चीजें हैं प्रोटिस्टा वगैरह क्या है ये हम देखेंगे बाद में। तो इतना याद रखो कि सेल वॉल के बारे में बैक्टीरिया से रिलेटेड इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये पेप्टिडोग्लाइकान से बनता है, इसके ऊपर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्ट करना चाहिए। दूसरा है ग्राम स्टेनिंग, पॉजिटिव निगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस अलग होंगे, निगेटिव है तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस अलग हो जाएंगे। नाउ द थर्ड लेयर, अब सबसे अंदर के लेयर की बात करेंगे जो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हर ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर होता है, जैसे कि एनिमल सेल के अंदर भी है, प्लांट सेल के अंदर भी है, बैक्टीरिया में भी है। इस तरह से सेल मेम्ब्रेन इज द यूनिक फीचर ऑफ अ सेल, बट स्टिल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज डिफरेंट। जैसे एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन थोड़ा अलग होता है, प्लांट सेल के अंदर थोड़ा अलग होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन आपकी सेल को एक स्पेसिफिक शेप देता है, स्पेसिफिक शेप देता है, एंड इट लिमिट्स द साइटोप्लाज्म। वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो उसे बाहर नहीं जाने देता, वो उसे वहां पर रोक कर रखता है। दिस सेल मेम्ब्रेन इज द सेलेक्टिवली परमिएबल। ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, दिस इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ये बहुत जरूरी है। देखो क्या है ये टर्म परमिएबल, मतलब क्या? इट अलाउज। अगर कोई सेल है, उस सेल के अंदर अगर कुछ भी इजीली आ सकता है, कुछ भी इजीली बाहर जा सकता है, तो वो दिक्कत की बात हो जाएगी। मींस कुछ भी एब्जॉर्ब करो, कुछ भी बाहर फेंको, नॉट गुड थिंग। तो सेल क्या करता है, वो कुछ कंपोनेंट्स को आने देता है और कुछ ही कंपोनेंट्स को बाहर जाने देता है। इसे कहा जाएगा सेलेक्टिव। सेलेक्टिव है, जैसे हमारे घर के अंदर विंडो है या फिर हमारे घर के अंदर डोर है, तो ये दरवाजा सिर्फ सेलेक्टिव चीजों को अंदर आने देता है। जैसे बुलडोजर आपके घर के अंदर नहीं आ सकता, वैसे ही ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। परमिएबिलिटी मींस इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सर्टेन कंपोनेंट्स। जो उस सेल के लिए अच्छा है वो उसी को आने देगा, बाकी चीजों को वो आने नहीं देता। नेक्स्ट थिंग, दिस सेल मेम्ब्रेन, जैसे ये बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन है समझो। सबसे पहले तो ये सेल वॉल है समझ लो। तो ये सेल वॉल के अंदर ऐसे आपको कुछ एक्सटेंशंस मिलेंगे, नॉट यूनिफॉर्म एग्जैक्टली, बट दीज विल बी द इनअप्रोप्रिएट एक्सटेंशंस। So these extensions of cell membrane within the cytoplasm of a bacterial cell is called as the mesosome. इसे कहा जाता है मेसोजोम। देखो मैंने क्या बोला आपको कि ये यहाँ पे ई रह गया। This is the extension of cell membrane within the cytoplasm of a prokaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये एक एक्सटेंशन है जिसे मीजोजोम कहा जाएगा। अब इसमें दो टर्म्स है, आपको ये दो टर्म्स क्लियर होने चाहिए। पहला है सोमा। हमेशा याद रखो सोमा वर्ड अगर कहीं आता है तो वो होगा बॉडी के लिए। जैसे आप देखते हो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम मतलब कलर्ड बॉडी, सो सोमा इज ऑलवेज यूज्ड फॉर बॉडी। अब है दूसरा मीजो। मीजो मतलब क्या? मीजो मतलब दिस विल बी अ मिडिल और बिटवीन। मीजो के लिए कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं निकाल सकते। मीजो मतलब अंदर का है, ऐसा याद रखो आप। तो मीजोसोम क्या है? वो अंदर की बॉडी है, दैट विल बी द मीजोसोम। मीजोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ बैक्टीरियल और अ प्रोकैरियोटिक सेल, याद रखो। और मीजोसोम्स ये ग्राम पॉजिटिव सेल्स में ज्यादा होते हैं, ज्यादा अच्छे से डेवलप्ड होते हैं। ये मीजोसोम आपको तीन अलग अलग तरह के होंगे। अलग तरह के मीन्स कैसे? देखो, these mesosomes are either present in the form of, ये कैसे होंगे? पहला तो they will be either present in the form of vesicle,
या फिर वो प्रेजेंट होंगे ट्यूब्यूल के फॉर्म में, या फिर वो प्रेजेंट होंगे लैमिला के फॉर्म में। अब ये क्या है, देखो ये अंदर जा रहा है तो ये ऐसे दो लेयर्स एक साथ अंदर जाएंगे जैसे ये, तो ये अंदर जब जा रहे हैं तो वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं ट्यूब्यूल के फॉर्म में, ऐसे ट्यूब जैसा एक नली टाइप कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे। या फिर वेसिकल, वेसिकल मतलब ये ऐसा पूरा इनक्लोज स्ट्रक्चर होगा, एक हम कहेंगे उसे बर्तन की तरह इनक्लोज स्ट्रक्चर होगा। एंड लैमिला, लैमिला मतलब ये ऐसे दो पैरेलल लेयर्स होंगे एक दूसरे को जो लैमिला बनाएंगे। तो ये कुछ अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स है मीजोजोम के, ये याद रखना पड़ेगा, एमसीक्यू के लिए पूछ सकते हैं। मीजोजोम्स कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमिला, ये तीन आपको याद रखने हैं। अब इसके अलावा देखो फंक्शंस क्या होंगे मीजोजोम के। अब मीजोजोम का फंक्शन जरा गौर फरमाओ यहाँ पे, आप देखो अगर समझो ये मीजोजोम का एक्सटेंशन इधर से हो रहा है, इधर से दूसरा मीजोजोम का एक्सटेंशन आ रहा है, जब ये एक दूसरे को मिल जाएंगे तो क्या होगा, ये सेल सेपरेट हो जाएगी, मींस एक बैक्टीरिया के दो बैक्टीरिया बन जाएंगे, उसे क्या कहेंगे हम, बाइनरी फिजन, राइट। तो बाइनरी फिजन जैसे प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको मीजोजोम्स की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या करता है, दिस हेल्प्स इन डिवीजन ऑफ सेल वॉल। तो इसका प्रॉपर फंक्शन देखो क्या होगा, इट हेल्प्स इन डिवीजन ऑफ सेल, मतलब सेल डिवीजन में काम में आता है। प्लस ये क्या करता है, डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन, डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन। अब डीएनए कहां पे है, डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोइड, इसमें न्यूक्लियस तो नहीं है, न्यूक्लियोइड के अंदर जेनेटिक मटेरियल एक ऐसे सिंपल फॉर्म के अंदर है, तो वो क्या करेगा, डीएनए को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, नहीं तो इस सेल के और इस सेल के झगड़े होंगे, तो वो उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम ये करता है। इसके अलावा इसके और फंक्शंस होते हैं, इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। अब इतना याद रखो कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं मिलेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर इसमें काम कौन करता है, वो काम सेल मेम्ब्रेन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ऑक्सीजन के हेल्प से वो एनर्जी फ्री करते हैं एटीपी के फॉर्म में। यहाँ पे अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो उसका काम सेल मेम्ब्रेन करता है, सेल मेम्ब्रेन में से एक्चुअली मीजोजोम्स करते हैं। सो दैट इज द फंक्शन, रेस्पिरेशन। बैक्टीरियल सेल भी है, तो बैक्टीरियल सेल के अंदर कुछ ना कुछ एंजाइम्स तो होंगे जिसे हम कहते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स मतलब क्या, ये ऐसे लाइसोसोम्स होंगे जो सामने वाले सेल को या फिर प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे। तो अगर ये इन्हें ब्रेक कर रहे हैं तो एंजाइम्स बनाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इसके पास ज्यादा कुछ नहीं होता, तो ये क्या करेंगे, ये काम करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस का, मतलब ये एंजाइम्स बनाएंगे। एंजाइम्स बनाएंगे मतलब क्या, ये सिक्रीशन में भी काम करेंगे, यस दे विल हेल्प इन सिक्रीशन। इसके अलावा ये जो मीजोजोम्स है, ये अगर कलर्ड रहे, मींस ब्लू कलर का हुआ, रेड कलर का हुआ, पिंक कलर का हुआ, तो इसे हम कहेंगे क्रोमोग्रेन्यूल्स या क्रोमैटो ग्रेन्यूल्स। क्रोमोग्रेन्यूल्स या क्रोमैटोफोर्स रादर, दीज आर स्मॉल, छोटे छोटे ये कलर्ड स्ट्रक्चर्स होंगे, कलर्ड ग्रेन्यूल्स होंगे जो इस बैक्टीरिया को कलर प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि सल्फर स्प्लिटिंग बैक्टीरिया होता है, या फिर उसके अलावा साइनोफियन होता है जो ब्लूइश कलर का होता है। तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया या फिर अदर चीजें होंगी। ये हो गए सेल एनवलप के बारे में, बैक्टीरियल सेल के। अब हम देखेंगे देयर आर सर्टेन अपेंडेजेस। अपेंडेजेस मतलब क्या, देखो बैक्टीरिया विल बी ऑफ टू टाइप्स, कौन सा हो सकता है, आइदर इट विल बी नॉन मोटाइल बैक्टीरिया या फिर मोटाइल बैक्टीरिया। नॉन मोटाइल मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो एक जगह पर बैठा है तो वहीं पर बैठा है, वो मूव नहीं करता। दूसरा है मोटाइल बैक्टीरिया। अगर मोटाइल बैक्टीरिया है तो उसे मूवमेंट के लिए तो जरूर कुछ चाहिए ना। पहला होगा नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल के बारे में डिस्कशन छोड़ दो। सेकेंड इज दी मोटाइल बैक्टीरिया। अब मोटाइल मतलब क्या, इसे मूवमेंट करना है, तो मूवमेंट करने के लिए कुछ अपेंडेजेस चाहिए, जैसे हमारे अपेंडेजेस है, आर्म्स है, लेग्स है। तो ऐसे तीन तरह के अपेंडेजेस होते हैं। पहला होता है फ्लैजेला या फिर फ्लैजेलम, दूसरा होता है फिम्ब्रिया, सॉरी पहले हम
पिलाए देखेंगे, एंड थर्ड विल बी फिम्ब्रिया। ठीक है, फिम्ब्रिया। तो इन तीनों के स्ट्रक्चर्स जरा गौर से देखो आप। फ्लैजेलम मतलब ये होता है विप के जैसा, विप लाइक। विप मतलब क्या, ये एक चाबुक होगा, एक लंबा वाला एक्सटेंशन होगा। मान के चलो ये एक बैक्टीरिया है और इससे ये कुछ एक्सटेंशन निकल रहा है, तो ये जो एक्सटेंशन निकला है इस बैक्टीरियल सेल से, दिस एक्सटेंशन इज द फ्लैजेलम। तो फ्लैजेलम क्या होता है, फ्लैजेलम इट हेल्प्स इन लोकोमोशन ऑफ द बैक्टीरिया, और इसकी लेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ब्रेड्थ। ये फ्लैजेलम का स्ट्रक्चर एक्चुअली ऐसा होता है, आप इसे देख सकते हो। सो दिस फ्लैजेलम इट कंटेन्स 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट होते हैं। देखो सबसे पहला पार्ट उसका होगा ये होता है उसका हुक, दैट इज दी हुक। ये होता है फिलामेंट, ये है फिलामेंट। और ये होता है उसका बेजल बॉडी, ये है बेजल बॉडी। अच्छे से याद रखो, बेजल बॉडी, फिलामेंट एंड हुक, दीज आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ फ्लैजेलम। तो बैक्टीरिया में एक फ्लैजेलम हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3, 4, मल्टीपल फ्लैजेला में बी देयर, जो बैक्टीरिया को मूवमेंट के लिए काम में आएंगे। अच्छे से याद रखो, फ्लैजेला का फंक्शन है लोकोमोशन, लोकोमोशन। दीज आर लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर्स, इतना याद रखो। सेकेंड इज द पिलाई। पिलाई है ये, इसको पिल्ली मत बोलना आपने। पिलाई मतलब ये बहुत छोटे ब्रश लाइक प्रोजेक्शंस होंगे। ब्रश लाइक प्रोजेक्शंस मतलब अगर हम ये बैक्टीरिया का सेल निकालें तो यहाँ पे ये ऐसे पिलाई होंगे, छोटे छोटे। दीज आर टीनी स्ट्रक्चर्स लाइक स्मॉल हेयर्स, छोटे छोटे हेयर्स के लिए, हेयर्स के जैसे होंगे। तो ये पिलाई क्या करते हैं, ये पिलाई 2 बैक्टीरिया को एक दूसरे से चिपकाने के काम में आएंगे। अब 2 बैक्टीरिया एक दूसरे से कब चिपकेंगे, ड्यूरिंग मेटिंग। मेटिंग मतलब बैक्टीरिया के अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। यस, बैक्टीरिया में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो 2 बैक्टीरिया आएंगे, अ मेल फीमेल। तो 2 बैक्टीरिया जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे से, तो एक दूसरे को एडहेरेंस के लिए वो पिलाई का इस्तेमाल करेंगे, और वो पिलाई मेटिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए वो दोनों को हेल्प करेंगे अटैचमेंट में। तीसरा है फिम्ब्रिया। अब देखो फिम्ब्रिया कैसा होता है। फिम्ब्रिया ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है एक सेल के ऊपर ही। These are fimbria which are finger like projections. ये क्या करते हैं, these fimbria are finger like projections, और इनका काम क्या होता है, अटैचमेंट टू सरफेस। ये सरफेस पर अटैचमेंट देने का काम करते हैं। अब कौन से सरफेस पर कौन सा अटैचमेंट भाई, देखो अगर मेरी बॉडी के ऊपर कोई बैक्टीरिया आता है एंड दैट बैक्टीरिया ट्राइज टू इन्वेड द स्किन, हाँ नहीं जा सकता वो स्किन के अंदर, मगर वहां पे आके वो चिपकेगा तो सही। तो ऐसा बैक्टीरिया जब उस सरफेस के ऊपर आएगा तो वहां अटैच होने की कोशिश करेगा, एंड दैट अटैचमेंट विल बी थ्रू दिस फिम्ब्रिया। ओके, तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में सभी चीजें। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि यूकैरियोटिक सेल के बारे में, कि वो उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स होंगे, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल के अंदर एनिमल सेल, प्लांट सेल का डिफरेंसेस देखेंगे, और फिर हम एनिमल सेल के हर एक सेल ऑर्गेनेल को डेप्थ में पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, इसके अलावा आप और भी मेरे वीडियोस देख सकते हो जो मैंने डाले हैं, बायोलॉजी के एनसीईआरटी कैसे पढ़ना चाहिए। जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, दोनों के लिए भी मैं बोलना चाहता हूं कि वो वीडियो अच्छे से देखो, एंड प्लीज फॉलो दैट। एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये सभी आपको मार्क्स नहीं देगा, आपको मार्क्स देने वाला है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो पढ़िए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू वेरी मच।